फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड्स पे। आई होप आपने अब तक हमारा पार्ट 1 सॉल्यूशन सीरीज़ जो हमने एमटीजी की स्टार्ट करी है उसका आपने देख लिया होगा। हमने एमटीजी की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है कि हम एमटीजी 30 ईयर की बुक में जितने भी पीवाईक्यूज़ दे रखे हैं चैप्टर वाइज उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम उसके सारे क्वेश्चन को इजी टू इजी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें अब तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डाल दिया है। ठीक है, उसके पूरे क्वेश्चंस डाल दिए हैं एंड अभी पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसका पार्ट 1 हमने डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो या आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं, मैं तो सीधे कहूँगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखने ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक नई दिशा दे देगा, आपको उस चैप्टर रिलेटेड आपका माइंड सेटअप बैठ जाएगा कि मुझे इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं है, या फिर कौन सी चीज़ें मुझे देख लेनी है, कौन सी मैं स्किप कर सकता हूँ। काफ़ी चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलती है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम नहीं मिलता। आप इन वीडियो को फुल स्पीड में देख लो या कहीं पे बैठे हुए देख लो। अब आराम से अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस रिपीटली फास्टली स्पीडली सॉल्यूशंस देखने हैं, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ का ये हमारा पीरियोडिसिटी का पार्ट 2 है। ठीक है, हम आई होप हम इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। हम आज पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 2 में अब तक हमने पार्ट 1 में हमने 1 से 28 तक के क्वेश्चन कर लिए। अब हम 29 से लेके जो आगे के क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। इसको कॉन्सेप्ट ट्रिक समझेंगे, इसको इजी टू इजी वे में करेंगे, और मैं इसको एग्ज़ाम अप्रोच के अकॉर्डिंग करवाने का पूरा ट्राई करूँगी। हमारा मेन मुद्दा है कि हम इसको एग्ज़ाम की अप्रोच के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करें, ताकि अगर ये यहाँ पे हो या कहीं और भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, या आप कोई मॉक टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आए, तो आप इसको इजी गोइंग सॉल्व कर सकें। तो मेरा ये प्रयास रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद आवर न्यू क्वेश्चंस 29। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29 की अगर मैम बात करें तो ठीक है, देखो 29 क्वेश्चंस में हमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सही क्रम होगा। हमें ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन तत्वों के ऋणात्मक चिन्ह के साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी के बढ़ते हुए क्रम को बताना है। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के बारे में पूछा गया। आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री की एक खासियत है, इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स है, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है। अगर आप आपका टाइम बचाना चाहते हो, अगर आप मतलब ऐसे स्टूडेंट हो जिसको केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन है ना मुझे तो केमिस्ट्री है अब अपने कोर पॉड में आती है, ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में जिनको इंटरेस्ट है वो तो इसके अंदर के लॉजिक्स भी ढूंढ सकता है कि कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसे ही क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मुझे तो इतना बता दो कि मेरे तो मार्क्स आ जाए, कि मेरा तो इतना अटेम्प्ट हो जाए, बाकी मेरा कोर पोर्शन तो मैं बायोलॉजी से ही कवर करता हूँ। ठीक है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कुछ ऐसे ट्रेंड्स है जिसको आप रट ही डालो। वैसे एज ए टीचर ये कहना बहुत ही गलत होगा ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि ऐसे कोई कहता है कि आप रट ही डालो, पर अगर आप कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं, बहुत बार आते हैं, रिपीटेटिवली आते हैं, तो अगर आप उसको आपके दिमाग में है, आपका रटा हुआ है, या आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, तो आपका टाइम बच जाएगा। हाँ, ये होता है। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट ये कभी कभार ये चीज़ें काम भी आ जाती है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात करूँ, ठीक है, अगर देखो मैंने पहले भी ये चीज़ कही है और मैं फिर कह रही हूँ, जब भी ईएन की बात होगी तब फ्लोरीन आगे आएगा और क्लोरीन पीछे आता है। ठीक है, लेकिन ईए की जब बात होगी तब क्लोरीन की ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ अगर आपके पकड़ में है, ठीक है, ये चीज़ आपके पकड़ में है, तो आप कहीं पे भी ऑप्शंस में आराम से पकड़ लोगे कि हमें सबसे ज़्यादा क्लोरीन चाहिए, देन फ्लोरीन चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद हमारा होगा सल्फ़र, देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा फाइनल क्रम बनता है। ठीक है, अब इसको पकड़ने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे ये आ रहा है तो ये कैंसिल। ठीक है, ये क्लोरीन तो आ रहा है लेकिन उसके बाद फ्लोरीन नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन कैंसिल। ये फ्लोरीन आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर। अगर आपको कुछ ट्रेंड्स पता है, कुछ चीज़ें लॉजिकली पता है, आपके दिमाग में सेटअप है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ऊपर आके आएगा और आपको आपका आंसर दिखेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर इसको
सच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अगर आप समझाना चाहें, एंथैल्पी को समझाना चाहें, तो इसको आप थ्योरी वाइज समझेंगे तो इसे बहुत ही आसानी वे में आप समझ सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन है उसको उदासीन एकल गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो हमें आवश्यक एनर्जी होती है हमारी, वही होती है हमारी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता क्रम बताना है हमें, ठीक है, कि निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्याओं सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है। देखो इस चीज़ के लिए एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम आवर्त में जाते हैं, ठीक है, आवर्त में जाते हैं यानी कि पीरियड में जाते हैं तो साइज़ जो होती है वो घटती है, ठीक है। इस तरफ जाने पे साइज़ जो होती है हमारी, यानी कि हमारा जो आकार होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। और जब भी हम वर्ग में यानी ग्रुप में हम जाते हैं तो साइज़ जो होती है वो हमारी बढ़ती है, ठीक है। बस इसी चीज़ को इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो है ना, मैग्नीशियम जो होते हैं ये हमारा जो सेकेंड एस ब्लॉक S2 के जो एलिमेंट है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु में आते हैं, ठीक है, Mg कैल्शियम, ठीक है। और अगर हम फास्फोरस और ये होती है समान आवर्त में स्थित होते हैं, इनका मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन, ठीक है, इनका जो आवर्त होता है वो कैसा होता है, समान आवर्त होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जिगजैग मेथड में बात करें तो हमेशा सबसे ज़्यादा मिनिमम से मैक्सिमम की, तो अगर मैं यूँ बात करूँ ऐसे जाएंगे आवर्त में जाने में कमी, ठीक है, डिग्री सबसे कम किसका होगा, क्लोरीन का होगा, ठीक है, सबसे कम क्लोरीन का होगा। और सबसे अधिक किसका हो सकता है, इसका, नीचे जा रहा है ना, इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, कैल्शियम का आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें त्रिज्याओं का बढ़ता क्रम, ठीक है, त्रिज्याओं का हमें बढ़ता क्रम जब माना है तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो हमें कैल्शियम का प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ रहा है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का आएगा, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद किसका आएगा, फास्फोरस का आएगा, ठीक है, फास्फोरस के बाद किसका आएगा, क्लोरीन का आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जमा सकते हैं। देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किसमें धनायन एवं ऋणायन का अनुपात उच्च होगा, ठीक है। अगर हमें धनायन और ऋणायन के अनुपात की बात करूँ तो इसमें क्या होना चाहिए पता है, सबसे बड़ा तो बड़ा कैटायन होना चाहिए, यानी कि बड़ा धनायन प्लस छोटा ऋणायन, यानी कि जो है ना कैटायन जो होगा वो बड़ा होना चाहिए और जो एनायन होगा वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा वो ही हमारा सही होगा, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो देखो इसमें देखो लिथियम का आकार और फ्लोरीन का आकार लगभग समान ही हो जाता है, दोनों ही छोटे हैं साइज़ में, ठीक है। इसमें देखो आयोडीन भी बड़ा हो जाता है क्योंकि फ्लोरोक्लोरोब्रोमो में आयोडीन लास्ट में आता है, ठीक है, और इसमें सीजियम भी लास्ट में आता है, दोनों ही बड़े हो गए, ठीक है, ये दोनों ही छोटे हो गए। इसमें भी सेम यही इशू है। इसमें देखो सीजियम जो होता है वो लास्ट में आता है, तो ये आकार में बड़ा होता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है वो आकार में छोटा होता है। धनायन जो है सीजियम, ठीक है, सीजियम का आकार देखो, सीजियम का आकार जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा आकार होता है, ठीक है। किस तरह का आकार होता है, ये एक बड़े आकार का होता है, ठीक है। तो सीजियम का आकार बड़ा होता है और फ्लोरीन का आकार उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो जब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये सबसे सही ऑप्शन है। इसके लिए आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो इस तरह के सवाल होंगे तो वो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के साथ दिए गए तत्वों की आयनन ऊर्जा उच्चतम होगी, ठीक है। हमें इसमें एक सबसे अधिक आईपी किसकी होगी ये बताना है। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करी गई है, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आउटर मोशन 3p1 है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, p1 से निकलेगा, ठीक है। इसमें बात करते हैं p3, ठीक है, ये एक हाफ फील्ड है,
यानी कि अर्धपूरित कक्षक, ठीक है। अर्धपूरित कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा एनर्जी हमें ज़्यादा खींच, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा क्योंकि इसके पास स्टेबल इसका कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, यानी कि स्टेबल स्थायी विन्यास इसके पास है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। एज़ कम्पेयर इसमें 3p1, ये 3p2 और ये है p3, ठीक है, 3d10। तो इन सब की तुलना में सबसे ज़्यादा अगर कहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वो हमें कहाँ होगी, बी में होगी, ठीक है। तो ये क्यों होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आकार का सही क्रम बताइए, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले कहा ही, जब भी हम आकार का क्रम जमा रहे हैं और हमें आयन अवस्था में दिया गया है तो सबसे पहले मोर नेगेटिव को लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्रम हमेशा याद रख लेना। सबसे पहले मोर नेगेटिव, देन लेस नेगेटिव, ठीक है, फिर न्यूट्रल, ठीक है, फिर फिर पॉजिटिव, देन पॉजिटिव। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेस पॉजिटिव, देन मोर पॉजिटिव, ठीक है। तो इस अनुसार अगर हम जमाएंगे तो सबसे पहले S-2 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, आर्गन आएगा, ठीक है। उसके बाद लेस पॉजिटिव पोटेशियम प्लस, देन Ca2+, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा देखो इसमें ये ऑप्शन है क्लोरीन पोटेशियम, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, ठीक है, ये सबसे पहले आना चाहिए था, ये गलत हो गया। इसमें देखो पोटेशियम नहीं आना चाहिए, ऑर्गन आना चाहिए तीसरे नंबर पे। इस ऑप्शन को देखो, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा ये राइट है। तो तुम्हें याद क्या रखना है, ये इसको कहीं बॉक्स बना के जहाँ ये चैप्टर हो वहाँ पे आप लिख देना, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपन बैठे हो और अपने पास टाइम कम रहता है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। उस वक्त आप बड़ी सी थ्योरी और लॉजिक लगाने नहीं बैठ सकते। आपको पता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन में टाइम बच गया तो वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में वो टाइम लगा सकते हो, क्योंकि आपको फिजिक्स के सवाल भी करने हैं। केमिस्ट्री में भी जब अपन फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे तो उसके सॉल्यूशन वाले सवाल आएंगे बड़े बड़े। तो उस टाइम आपको अगर आप जैसे इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन को आप 1 लाइनर में सॉल्व कर सकते हैं तो उसको कर लो। जितना टाइम आप मैनेज करके चलोगे एग्जाम में उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, यानी कि निम्नतम आईपी, सबसे कम आईपी, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ेगी, ठीक है। देखो ये P6 है, स्थायी विन्यास है, तो ये इसके लिए आईपी अधिक आएगी, ठीक है। इसके लिए आईपी का मान ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये P3 है, इसके लिए भी ज़्यादा आएगा आईपी का मान। अब बात रहती है कि 2p5 से निकालना आसान रहेगा या 3s1, तो 3s1 से, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेके तुरंत ही बना देगा स्थायी विन्यास इसके पास, तो और भी चांस है। और P6 और P5 के लमसम ही रहता है, ठीक है। तो 3s1 की आईपी सबसे कम रहेगी एज़ कम्पेयर जो हमें दिए गए हैं उसमें से। और अगर मैं ये बात करूँ तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो नियॉन का होता है, ठीक है। P6 वाला, P3 वाला विन्यास अगर हमें आपको याद हो तो ये नाइट्रोजन का होता है, P5 हमारा फ्लोरीन होता है, और ये होता है हमारा सोडियम। सोडियम को सब जानते हैं 281, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि ये 8 का स्थायी विन्यास प्राप्त कर सके। तो सबसे कम आईपी जो आएगी, ठीक है, वो डी की आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयन में स्थायी यौगिक बनाने हेतु प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रॉन्स्टन लोरी जो संकल्पना है हमारे एसिड बेस चैप्टर में, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम, ठीक है, कि जो हमारा H+ जो होता है जो ग्रहण करता है, ठीक है, H+ जो लेता है, ठीक है, वो होते हैं बेसिक। जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बेसिक्स होते हैं, ठीक है। उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अगर मैं इस आधार पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे I है, ठीक है, ये HI बनाएगा,
ठीक है। अगर मैं इसको दूंगी ये H2S बना देगा, ये जो है एक H प्लस लेगा तो ये HF बनाएगा। और अगर मैं इसको एक H प्लस देंगे, ठीक है, एक H इसमें भी जोड़ के देखो तो ये बनाएगा NH3, ठीक है। और इन सब में अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा है, ठीक है, तो ये कहेंगे हम NH3 है, ठीक है। कौन सा है? NH3। तो इसमें सबसे ज़्यादा H प्लस ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी इसी में होगी, ठीक है। ये सबसे पहले H प्लस ग्रहण करके NH3 बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। वैसे इसके पास 2 लोन पेयर भी होते हैं तो वो भी वो डोनेट कर सकता है। तो इसमें क्षारीय प्रकृति भी इसी के पास हो गई है और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर इनमें से किसी में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी तो वो इसी में होगा, क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, ठीक है, वही हमारा स्थायी भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इस चीज़ को अपन जब एसिड बेस चैप्टर आएगा हमारा, हम इसको और रोस्ट एंड लोरी की संकल्पनाओं के साथ और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऑक्साइड मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर बता दूँ। एस ब्लॉक वाले जो होते हैं, ठीक है, जितने भी एस ब्लॉक के होते हैं वे सारे के सारे एस ब्लॉक के और जितने भी ऑक्साइड हैं वो मुख्यतः अम्लीय होते हैं, ठीक है। किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय होते हैं। पी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, ठीक है। और जो हमारा डी ब्लॉक होता है, ठीक है, वो मुख्यतः उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाते हैं? उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। अपवाद सब में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पी ब्लॉक में धातु उपधातु इस तरह के है तो जिस तरह के मेटल होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ में काम इसमें बन जाता है उभयधर्मी, क्योंकि इसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डिफरेंट होती है। इस कारण से ये इस तरह का शो करते हैं, ठीक है। तो ये Al2O3 डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये उभयधर्मी प्रवृत्ति दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Sb2, ठीक है। अगेन एंटीमनी, ये उभयधर्मी प्रवृत्ति है इसकी भी, ठीक है। बिस्मत है, ठीक है, ये क्षारीय प्रवृत्ति होती है इसकी। और ये होता है जो हमारा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें कोई पूछा हमें सार्वधिक क्षारीय प्रकृति, तो इसमें से क्षारीय तो यही है, तो आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सोडियम ऑक्साइड pH 1, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड pH 1, ठीक है। सोडियम सल्फाइड pH 2, सोडियम सोलेनाइड pH 3 एंड सोडियम टेलुराइड pH 4 के समांतर विलयन में pH के बीच में सही संबंध होगा, ठीक है। वैसे ये इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है बट आ गया है तो हम इसको ज़रूर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ने पूछा है तो कुछ सोच के ही पूछा होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम इसको। हमें एक पेज लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो pH 1 है, ठीक है, pH 1 है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो है हमारा, देखो इसको इसने बोला है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको देखो, इसको ये जो है वो NaOH और HCl, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी pH कैसी हो सकती है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल pH का होगा। इसकी pH 7 न्यूट्रल होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा pH 2 की बात कर देते हैं हम। सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड Na2S, ठीक है। अगेन देखो इसको, तो ये वही NaOH, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और ये H2S, ठीक है। इसका भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, एसिड H2S, ठीक है, ये वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी pH कैसे होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH कौन सी होनी चाहिए? इसकी बेसिक pH, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ pH 3 की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, pH 3 की बात करते हैं अपन। pH 3 है हमारा Na2O, ठीक है।
देखो इसके साथ अगर मैं वाटर की अभिक्रिया करवाऊँगी ना तो 2 मोल NaOH आ जाएगा, यानी कि प्योरली स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, NPH4 की बात कर लेते हैं हम। ये है हमारा NaCN। ठीक है, साइनाइड्स जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सोडियम टोलोराइड्स कहा गया है। ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली क्लियर अपन बहुत अच्छे से हो जाएंगे जब अपन पीएच इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, जब उनके सॉल्यूशंस वीडियो आएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ अपन पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ साथ करना है, हम 2 दिन में एक चैप्टर कर लेते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा, आप इसको खाते हुए कैसे भी फुल स्पीड में भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एक बार अच्छे से दिमाग में रिवाइज्ड अप है तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, चाहे आप मॉक टेस्ट में हो चाहे मेन एग्ज़ाम में हो। आप अपने आप को एक अलग देखोगे कि हाँ यार, मेरे को तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मुँह जुबानी याद है। तो आप इसको ज़रूर देखो सब्सक्राइब करके। ठीक है, और इसके जो ये पीएच वाले क्वेश्चन है, इसको मैं और अच्छे से, अपन जब ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर करेंगे तो हम इसको ज़रूर देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, वीक कैसे होता है। स्ट्रॉन्ग वीक आपस में ये बफर सॉल्यूशन के थ्रू बनते हैं, ये इनके 4 टाइप्स होते हैं, उन टाइप से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम सारी चीज़ें वहाँ देखेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि ये यहाँ पे आया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और HCN, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमें जो फाइनली क्रम बनाने के लिए कहा गया है कि विलियन के बीच में क्या संबंध होगा, तो अगर मैं ये कहूँ तो सबसे ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वो होगा PH3। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद आएगा PH2, ये भी बेसिक था। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मेरा PH4, ये भी बेसिक था। और लास्ट PH1 जो कि मेरा कैसा था, न्यूट्रल था। ठीक है, तो ये मेरा आंसर निकल के आया। ठीक है, ये मेरा आंसर है, तो इसको अपन क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कि हमारा आंसर है, ओके, कहाँ ये रहा। ठीक है, PH3। ओके, मैंने ज़्यादा के क्रम में जमा दिया है। ठीक है, इसको शायद, हाँ, इनके बीच समय सिर्फ संबंध, अच्छा मैंने इसको ज़्यादा के क्रम में जमा दिया है, तो इसका सही आंसर ये रहा, PH1 PH2 जो मैंने वहाँ पे जमा उसका जस्ट उल्टा कर देना है। ठीक है, ये रहा, तो बस आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनिक त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, हमारी आयनिक त्रिज्याएं होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, हमारा जो नाभिकीय आवेश होता है, जो हमारा जेड इफेक्ट होता है, ठीक है, इसको जेड इफेक्ट बोलते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बिल्कुल ये आयनिक त्रिज्या इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो साइज़ की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसलिए ये गलत है। ठीक है, नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है, समानुपाती तो होती ही नहीं है, होती व्युत्क्रमानुपाती है। अब ऑप्शन आता है ए करना है या डी करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रम ये जो होता है वो आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके अनुसार चलती है, आवेश के अनुसार, यानी कि हम चार्ज की बात करेंगे, यानी कि जेड इफेक्ट जो होता है। ठीक है, क्योंकि हम आयनिक त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो 1/चार्ज होता है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की त्रिज्या का, ठीक है, हमें O2 F माइनस Na Mg और A एल्यूमिनियम +3 सब इलेक्ट्रॉनिक आयन की आयनिक त्रिज्याओं का क्या प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये जो है O2 माइनस से शुरू होंगी और ख़त्म कहाँ पे होंगी, एल्यूमिनियम +3 पे जाके ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले नेगेटिव, ठीक है, फिर लेस नेगेटिव, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव, देन मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह का क्रम ही जमेगा। तो इस तरह की, और ये जो होती है ये कमी करती है। ठीक है, ना कि वृद्धि करती है। ये चीज़ बता देना चाहूँगी मैं कि जब हम ये क्रम जमा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इनकी कमी हो रही है। ठीक है,
तो ये वाला जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम गलत है? ठीक है, ओके, हमें बताना है अम्लीयता का क्रम। ठीक है, NH3 PH3 SH3। ठीक है, हमें वर्ग में जाने पे अम्लीयता जो है वो बढ़ती है, ये सही है। ठीक है, वर्ग में जाने पे अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, क्षारीयता की बात कर रखी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन का प्रथम IP। ओके ओके, ठीक है, ये IP को देखो ध्यान से, देखो आवर्त में जाने पे जो होता है IP का मान बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये मैं आप बताती हूँ आपको, लिथियम बेरिलियम बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, ये P1 है, ये हमारा P2 है। ठीक है, तो ये कार्बन आएगा सबसे पहले, P2, उसके बाद ये आएगा बेरिलियम। ठीक है, इसके IP ज़्यादा होगा क्योंकि ये S2 विन्यास इसका स्थायी विन्यास है। ठीक है, देन बोरॉन एंड लास्ट में लिथियम आएगा। तो ये क्रम बिल्कुल गलत जमा हुआ है। और आयनिक त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या का क्रम। ठीक है, नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, ये सही क्रम जमा हुआ है, तो ये भी सही है, तो गलत ये वाला ऑप्शन है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है आंसर हमारा B है। ठीक है, ये भी गलत है, ये मतलब निम्न में से ये ऑप्शन सही है। एक्चुअली अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बस बताने के लिए बताया है कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, तो हमारा उत्तर ये है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रथम IP अगेन। ठीक है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बेरिलियम पहला आएगा, बोरॉन बाद में आएगा। हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा है कि आपको एक ट्रेंड सेट तो पता ही चल जाएगा कि अगर मेरे ये आएगा तो ये करना है। तो क्वेश्चंस हमेशा निकालने चाहिए, ये आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प आउट ज़रूर कर देंगे। ठीक है, ओके, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, बेरिलियम S2 होता है, बोरॉन का P1 होता है, कार्बन P2, नाइट्रोजन P3 एंड ऑक्सीजन का होगा P4। ठीक है, अगर हम इसको जमाएं तो सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, नहीं, सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, N3 स्थायी विन्यास है हमारे पास। ठीक है, तो इसको लगाओ, नाइट्रोजन के बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा हमारा कार्बन के बाद आएगा हमारा बेरिलियम, देन बोरॉन। ठीक है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता EA इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात करी गई है। ठीक है, सबको पता है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वही है, कुछ चीज़ें आपको पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा ही होती है। ठीक है, निम्न में से नेक्स्ट बेरिलियम बोरॉन का प्रथम IP का क्रम है। ठीक है, ये जो है ये भी NCERT बेस्ड सवाल है, 1998 में आया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस में भी ये सीधे ही याद रखने होते हैं, इसका ये आंसर है। बाकी अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फार्मूले से पूरा रख के मान स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो ज़रूर ये मान आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रिमेंबर में डाल देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आयोडीन स्पीसीज का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, आयोडीन स्पीसीज का सही क्रम वही होगा, सबसे पहले I नेगेटिव, देन I पॉजिटिव। ठीक है, और इस तरह का क्रम ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? ठीक है, निम्न में से किसका आकार जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है? ठीक है, S-2। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसका आकार सब छोटे आकार का है? ठीक है, जिस पे सबसे अधिक चार्ज हो, एल्यूमिनियम +3। ठीक है, देखो इस पे Na+1 है, क्लोरीन -1 है, Mg, ये सबसे बड़े आकार का होगा। ठीक है, निम्नलिखित ऑक्साइड, ठीक है,
देखो एक चीज़ बता दें, तो जब भी हम धातु के बारे में, हम आयन की बात करें, तो जब भी कोई आयन के धातु, अगर कैटायन की मैं बात करूँ, ठीक है, कैटायन यानी कि धनायन, ठीक है, मैं धनायन की बात करूँ तो धातु जो हो गई, मेरा मेटल का जो साइज़ होगी वो उसके आयन से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, हमेशा बड़ी होगी। और जबकि मैं एनायन की बात करूँ यानी कि ऋण आयन मेरा, तो उसका आयन जो होगा, ठीक है, उसका जो आयन होगा उसकी साइज़ हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब कभी कोई धनायन बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके एक कोश में कमी आ जाएगी, ठीक है, कोश में कमी आती है तो साइज़ छोटी हो जाएगी। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो, तो ग्रहण करने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, नया कोश प्रारंभ होगा। तो साइज़ में हमेशा नया कोश प्रारंभ होगा, तो साइज़ बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित ऑक्साइडों में अधिक क्षारीय कौन सा है, ठीक है, मैंने बहुत बार बता दिया है क्षारीय, और अगर आपने हमारी पहले पार्ट 1 सीरीज़ देख ली हो, नहीं देखी तो उसमें भी मैंने बताया, और अभी पार्ट 2 में हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। कि तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें से ये तो उभयधर्मी हो गया, ठीक है, तो इसमें से सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, MgO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है, ठीक है, किसका आकार सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखो धनायन दिख रहा है हमें, धनायन में क्या होता है, धातु का आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीनों है, और जब तीनों है तो मैंने आपको पहले ही बताया, नेगेटिव, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव, ठीक है, ये तो हम जमा ही रहे हैं, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन, नेगेटिव, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है हमारी सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के आकार का क्रम क्या होगा, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में आकार का हमें क्रम जमाना है, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा है वही +4, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम +3, फिर Mg+2, देन सोडियम, ठीक है। और ये हमारी सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करी है, सेकेंड चैप्टर में भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यही होती है क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ इसी तरह से जमाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह का क्रम किस में है ज़रा देखते हैं हम। ओके, इसमें सोडियम सबसे पहले, फिर Mg, फिर एल्यूमिनियम, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। ओके, या ऑप्शंस में शायद ये सही तरह से प्रिंट नहीं हुआ है, अब इस वाले को याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आयतन क्या होगा, ठीक है। आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं, तो आवर्त सारणी में क्या होता है कि पहले तो आकार घटता है, ठीक है, फिर बढ़ता है। ओके, आवर्त सारणी में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। ये तो बहुत ही एक फेमस ट्रेंड है कि सबको पता है कि आवर्त में जाने पे साइज में पहले घटती है, देन और वर्ग में जाने पे आकार बढ़ता है, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है क्योंकि सबसे पहले जब चलते हैं तब क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट, बीच में डी ब्लॉक वाले तत्व जो आते हैं वो थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट, और हम प्रभावी नाभिक के आवेश प्रभाव पड़ेंगे तब आकार लगभग बराबर हो जाएगा। पहले घटेगा फिर इनकी वजह से जेड इफेक्ट और जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है वो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्थायित्व आएगा, फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि जैसे जैसे नए इलेक्ट्रॉन्स आने जाएंगे, ठीक है, तो इस वजह से ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक तत्व निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में द्वितीय तथा तृतीय आयनन
ऊर्जा का असामान्य रूप में उच्च अंतर। ठीक है, देखो इसमें पूछा गया है कि द्वितीय एवं तृतीय आयनन ऊर्जा के असामान्य उच्च। देखो हमारी फर्स्ट आईपी जब मिलती है, जब वह जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो हमें मिलती है हमारी फर्स्ट आईपी। ठीक है, सेकेंड आईपी हमें कब मिलती है, जब हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। फिर हमें जब थर्ड आईपी कब मिलती है, जब सेकेंड में एक और इलेक्ट्रॉन, तो आईपी थर्ड। तो द्वितीय और तृतीय के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है। कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। बस यहाँ पे भी हमें यही करना है कि हर विन्यास में हमें उसकी प्रथम और तृतीय आईपी को देखना है कि किसमें 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर आता है। ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर आएगा वही हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, देखो इसमें देखो इसमें तो है ना, मैं पहले आईपी तो 3s1 हो जाएगा। सेकेंड आईपी के लिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि उसका p6 स्थायी विन्यास मिल जाएगा। सेम इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला आईपी आएगा, इसका 3p1 आएगा, फिर इसमें भी स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी सेकेंड आईपी इसकी उच्च प्राप्त होती है। इसमें बात करें तो इसमें पहले आईपी में p1 जाएगा, सेकेंड में p2 जाएगा, उसके बाद इसको 3s2 का विन्यास प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मुझे पहला इलेक्ट्रॉन मेरा निकलेगा, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, और इसमें हमें p कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसमें s कक्षक के। अब इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आईपी में जब हम करते 3s1 आ जाएगा, सेकेंड आईपी के बाद ये 3s0 आ जाएगा। ठीक है, और हमें p6 मिल जाएगा, और केवल कितने इलेक्ट्रॉन देने पर, केवल 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ही हमें स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से समझो, यहाँ पे हमें कितना, हमें 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हमें स्थायी विन्यास मिले। देखो यहाँ पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कितने, 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास p6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। ठीक है, जिससे 2p6 आ जाएगा, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, डी में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधातु के विशिष्ट गुणों में से यह एक है कि वे अधातु ऋणात्मक होती है। ठीक है, इनके वेट ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ा था नहीं। निम्नलिखित इसमें से धनायन तथा ऋणायन का अनुपात सबसे अधिक होगा। तो जब हम पहले ही बता चुके, जब भी हम ये अनुपात आएंगे तो हमारा जो धनायन होता है वो बड़ा होता है और ऋणायन छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह वाला ऑप्शन इसमें से MgCl2 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह में ऋणायन निर्माण में सबसे अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, NOF। ठीक है, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। ये अधातुएं हैं जो कि धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है, तथा ये प्रवृत्ति भी सबसे ज़्यादा रखती है, क्योंकि बाकी सब की तुलना में इनकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है एज कम्पेयर। क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व बहुत आसानी से ऋणायन बताते हैं। अगेन हैलोजन फैमिली इजीली इलेक्ट्रॉन, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही, देखो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होते ही अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लेंगे। अतः ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः ये ऋणायन की प्रवृत्ति इनकी उच्च होती है। ठीक है, तो बाकियों की तुलना में हैलोजन की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा, आवर्त सारणी में परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ एक तत्व का धात्विक गुण जो होता है, आवर्त सारणी में परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ धात्विक गुण जो होते हैं। ठीक है, आवर्त में अगर मैं बात करूँ, देखो इसको सीधे याद रख लेना कि आवर्त में जाने पे धात्विक गुण घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, धात्विक गुण
धात्विक गुण आवर्त में घटता है, जबकि वर्ग में जाने पे धात्विक गुण जो होता है वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें बात करनी है आवर्त में जाने पे हमारा क्या हो रहा है, समूह के आवर्त ओके, हमारा राइट आंसर ये होता है कि हमारा आवर्त में घटता है तथा समूह में बढ़ता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। निम्नलिखित में से परमाणु के सबसे छोटे आकार, निम्न में से कौन सा परमाणु का सबसे छोटा आकार है? ठीक है, हमें दिया गया है लिथियम Na और इधर है Be और Mg। ठीक है, तो सबसे छोटा आकार अगर बताया जाए तो किसका होगा? सोडियम का आएगा। ठीक है, सॉरी बेरिलियम का आएगा, क्योंकि हमारा आवर्त में जाने पे आकार में क्या आती है? कमी आती है, और वर्ग में जाने पे क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इस हिसाब से सबसे छोटा कौन सा होगा? बेरिलियम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा जो हमने हमारा थर्ड चैप्टर था पीरियोडिसिटी वाला, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, पीरियोडिसिटी के हमने लगभग 1 से लेके 57 तक के क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कहूँगी कि आप इसे ज़रूर देखना। आप चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास ज़्यादा इतना है स्टडी मटेरियल्स है कि मेरे पास टाइम नहीं, आप इसको फुल स्पीड में भी देख लो, पर इसे ज़रूर देखना एक बार। ये आपको बहुत ही बेनिफिट्स दिलाएंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको एकदम बेसिक से बेसिक सॉल्यूशन लेके, ताकि हर किसी को जिसको बिल्कुल केमिस्ट्री समझ में नहीं आती उसे भी वो एक बार तो समझ में आ जाए, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, इस सीरीज़ के अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर हम हमारे साथ साथ चल रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक आबंधन वाला। ठीक है, आबंधन। ठीक है, आप इसकी थ्योरी अच्छे से रेडी रखिएगा। हम इसके सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूरे सॉल्यूशन करेंगे एकदम एग्ज़ाम अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्ज़ाम अप्रोच के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आप हमें बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पढ़ाई से जुड़ी वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।